नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी विद मी में। और जो हमारा कक्षा 12 का टॉपिक चल रहा है त्रिविमीय ज्यामिति 3D, उसका आज सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो हमने क्लास थी उसमें दिक् अनुपात दिक् कोजा उसके बारे में अध्ययन किया था, और उसके साथ में जो प्रश्नमाला थी 14.1 उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे उससे आगे बढ़ के सरल रेखा के बारे में कि त्रिविमीय में जब कोई सरल रेखा होती है तो उसको कैसे व्यक्त किया जाता है और उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। एक रेखा को व्यक्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन रेखाओं के बीच में कौन क्या बनता है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है सरल रेखा। त्रिविमीय में जब भी हम किसी रेखा को जो निरूपित करते हैं, किसी रेखा का हम इक्वेशन ज्ञात करते हैं, तो हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि या तो सरल रेखा कौन से बिंदु से होकर गुजर रही है वो बिंदु हमें पता होना चाहिए, या दो बिंदु हमें पता होना चाहिए। यदि एक बिंदु हमें पता है तो हमें एक दिशा भी पता होनी चाहिए कि सरल रेखा इस दिशा से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई एक बिंदु लें तो उस बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजर सकते हैं, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजर सकती है। लेकिन यदि हम फिक्स कर दें कि इस बिंदु से इस रेखा के समांतर रेखा गुजारनी है तो हमारी जो रेखा होगी वो अद्वितीय रेखा हमें प्राप्त होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बिंदु है और इसके समांतर मुझे एक रेखा बनानी है, तो इस बिंदु से मुझे पता है कि अगर मैं इसके समांतर रेखा बनाऊंगा तो एक अद्वितीय रेखा ही बना पाऊंगा। तो इसका मतलब है कोई भी सरल रेखा का समीकरण जब आप ज्ञात करते हो तो दो कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, एक तो वो पॉइंट जहां से वो रेखा गुजरती है, पास आउट होती है, और दूसरी वो रेखा जिसके वो समांतर है। तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो त्रिविमीय में भी जो पहला रूल हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि दिए गए बिंदु से जाने वाली और दिए गए सदिश के समानांतर रेखा का समीकरण। तो पहला हमारा पॉइंट होगा ये। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई दो बिंदु दे दिए जाए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो हमें पता है दो बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा ही गुजर सकती है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो दो बिंदु होगा। तो इस प्रकार हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। पास में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हो सकता है आपको कटर मशीन की आवाज़ें सुनाई देती हो, तो इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ जो है आप तक स्पष्ट मेरे हिसाब से पहुंच रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखा की। तो नंबर एक, सरल रेखा की जब हम बात करते हैं तो दिए गए बिंदु से दिए गए बिंदु, अब बिंदु कौन सा होगा इसके लिए मान लेंगे ए वेक्टर से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर सरल रेखा का समीकरण। दिए गए बिंदु से जाने वाली और दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर सरल रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो इसे कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम मान लो ये त्रिविमीय निर्देशांक है x, y और z, अगर हम इसको माने तो सपोज करो ये कोई बिंदु है a, यहां से एक रेखा गुजर रही है। अब रेखा किस दिशा से गुजरेगी इसके लिए हमें एक दूसरी रेखा भी दी हुई होगी बी वेक्टर। तो मानेंगे कि मानो ये है वो आपका बी वेक्टर है, यहां से है वो रेखा इसके समानांतर है। तो हम इसका स्थिति सदिश अगर लें तो ये हो गया ओ ए वेक्टर। मान लो ये रेखा इसके समानांतर ऐसे गुजर रही है, तो यहाँ मान लो हम कोई बिंदु मानते हैं आर, जिसका स्थिति सदिश आर सदिश, तो ये हो गया इस प्रकार। तो इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे। तो अगर हम सदिश त्रिभुज नियम देखें तो हमें सदिश त्रिभुज नियम ये कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं अगर दो सदिशों के द्वारा व्यक्त होती है तो तीसरी भुजा जो विपरीत सदिश के रूप में उन दोनों के योगफल को व्यक्त करेगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी दिशा और इसकी दिशा क्रमागत है, तो तीसरी दिशा इसके योगफल को दर्शाएगी। इसका मतलब ये इसका स्थिति सदिश हो जाता है आर वेक्टर, इसका स्थिति सदिश हो जाता है ए वेक्टर। अब बात आती है इसकी, ये बी है तो ये क्या होगा। तो हमें पता है यदि कोई दो सदिश समानांतर होते हैं तो एक सदिश है वो दूसरे का लैम्डा गुना या के गुना हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए आर जो सदिश है, आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है वो
समानांतर है किसके, बी वेक्टर के। बी वेक्टर के समानांतर, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए आर जो है वो लैम्डा इंटू बी वेक्टर इस रूप में दर्शाया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए आर में सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज योग नियम से क्या हो सकता है कि ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर। तो ओ आर का मान आर सदिश है, ओ ए का मान है आपके ए सदिश, और इसका मान है हम जानते हैं लैम्डा बी सदिश। तो ये आपके बन जाता है किसी सरल रेखा का समीकरण। तो आपको इतना ही याद रखना है कि सरल रेखा जिस बिंदु से गुजरती है तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो उसका स्थिति सदिश भी मिल सकता है या कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो आप उसके आई जे के लगा के उसको स्थिति सदिश के रूप में बदल सकते हो, तो वो बन जाएगा आपका ए वेक्टर, और बी वेक्टर वो होगा जिसकी रेखा है वो समानांतर है, अर्थात हम जो किस चीज के समानांतर उसके साथ लैम्डा लगा के उसको हम दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार हम रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है रेखा का सदिश समीकरण। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी रेखा का जब हम सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे तो आर वेक्टर हमेशा हमें मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम किसी सरल रेखा का समीकरण द्विमीय ज्यामिति में ज्ञात करते हैं तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। वहां भी x और y हर रेखा में हमें मिलता है, उसी प्रकार यहाँ भी x y z जो तीन कोऑर्डिनेट है वो हमें हर रेखा में मिलेंगे, और उन x y z को सदिश रूप में कौन व्यक्त करेगा, r वेक्टर व्यक्त करेगा, जिसे हम r वेक्टर इज इक्वल टू बोल सकते हैं x i के प्लस y j के प्लस z के, और a वेक्टर और b वेक्टर के निर्देशांक भी दिए हुए मिल सकते हैं। तो ये तो है इसका सदिश समीकरण। अब हम बात करते हैं इसके कार्तीय समीकरण की। कार्तीय समीकरण में क्या करना होगा, आर वेक्टर जो होगा वो इस प्रकार होगा एक्स आई के वाई जे के जेड के। ए वेक्टर जो होगा वो होगा ए एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के। ये इस रूप में भी मिल सकता है आपको एक्स वाई जेड, ये इस रूप में मिल सकता है एक्स वन वाई वन जेड वन। और तीसरा जो बी वेक्टर है वो मिलेगा ए आई के बी जे के और सी के। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मानों को इसके अंदर रखेंगे, समीकरण जो दे रखा है 1 नंबर उसमें रखेंगे। रखने में हमें क्या मिलता है, देखो एक्स आई के वाई जे के जेड के बराबर ए वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वन आई के वाई वन जे के जेड वन के प्लस लैम्डा बी वेक्टर की जगह ए वन आई के बी वन ए आई के बी जे के और सी के। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको। अब यहाँ क्या बन सकता है, देखो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा x1 प्लस ए, लैम्डा भी है साथ में ए लैम्डा ए आई के, y1 प्लस लैम्डा बी जे के, z1 प्लस लैम्डा सी के, और इधर क्या है x आई के y जे के और z के। और हमें पता है जब भी कोई दो सदिश समानांतर होते हैं तो उनके आई जे के जो गुणांक होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो x बराबर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा x1 प्लस लैम्डा ए कोमा, y बराबर आपको मिलेगा y1 प्लस लैम्डा बी कोमा, z बराबर आपको मिलेगा z1 प्लस लैम्डा सी। अगर इन तीन इक्वेशन को हम देखें जिनमें एक चीज कॉमन है वो है लैम्डा, तो हम एक काम करते हैं इस समीकरण में संपूर्ण समीकरण में हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा बराबर मुझे मिलेगा x माइनस x1 अपॉन ए, यहाँ से मुझे लैम्डा मिलेगा y माइनस y1 अपॉन बी, और यहाँ से मुझे लैम्डा मिलेगा z माइनस z1 अपॉन सी। इसका मतलब है तीनों में लैम्डा बराबर है, तो लैम्डा तो तीनों स्थितियों में बराबर ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्तीय रूपांक अगर ज्ञात करना चाहो तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी बराबर लैम्डा। लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है और लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए ये अलग अलग रेखाओं को व्यक्त करेगा। अब आप एक चीज ध्यान में रखो कि जिस बिंदु से गुजरती है वो हमने कहा लिखा, x में से घटा दिया।
4 5 6 से गुजरती है तो x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, और जिसके समानांतर है वो आएंगे कोऑर्डिनेट बटा में a b c। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई भी सदिश का समीकरण आपको ज्ञात करना हो, सदिश रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना हो, तो अगर समीकरण उन रूप में है कि कहां से गुजरती है और किसके समांतर है, तो जहां से गुजरती है उसको तो x1 y1 z1 नाम दोगे, और जिसके समानांतर है उसको a b c कोऑर्डिनेट मानोगे, और जिसके समानांतर है वो बट्टा में आएंगे, और जिस जहां से गुजरती है वो माइनस में आएंगे। अब एक चीज और कि जो ये a b c है ये किसके दिक् अनुपात है, जो आपको रेखा प्राप्त हुई उसके दिक् अनुपात है। इसका मतलब ये हो गया, आपको एक रूल भी बताया था मैंने, अगर किसी भी सदिश के दिक् अनुपात है वो a b c है तो k a k b k c भी उसी के दिक् अनुपात है, और दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके दिक् अनुपात परस्पर है वो समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, जो हमने समांतर रेखा b वेक्टर ली थी उसके समानांतर ये रेखा ये, तो जो b वेक्टर के दिक् अनुपात है वो इसके दिक् अनुपात आएंगे। अब है 2 नंबर पॉइंट, दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा। इससे पूर्व में हमने जो पढ़ा था वो एक बिंदु से और एक दी गई रेखा के समानांतर। अब अगर दो बिंदु दे दिए गए हैं तो हम एक चीज का ध्यान में रखेंगे कि जैसे मान लो ये बिंदु है A, इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1 y1 और z1। एक बिंदु मिलेगा आपके B जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। अगर आपको दो बिंदु मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, वही चीज इसके स्थिति निर्देशांक मान लो OA वेक्टर हो गया, इसका स्थिति निर्देशांक हो गया OB वेक्टर, और ये हो गया आपके AB वेक्टर। बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाया जैसा पीछे हमने बनाया था। सबसे पहले हम OA वेक्टर देख लेते हैं क्या होगा। OA वेक्टर का मान मैं मान लेता हूं A वेक्टर, और OB वेक्टर का मान लेता हूं मैं B वेक्टर। अब हम क्या मानेंगे कि इस रेखा पर एक कोई बिंदु और स्थित है जिसका मान है R वेक्टर। इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे एक बिंदु और स्थित है जिसका मान यहाँ है R वेक्टर। तो अगर सदिश त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग हम देखें तो बिल्कुल वही चीज वापस हमारे सामने आ रही है। अब इस सदिश का मान अगर हम निकालना चाहें AB वेक्टर का मान, तो क्या निकल सकता है AB वेक्टर का मान कि B के स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो अगर इसका स्थिति सदिश B सदिश था, इसका A सदिश सदिश ये हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये R वेक्टर है। तो वापस वो का वो सदिश त्रिभुज नियम बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें सोचनी है कि अगर कोई भी सदिश है तो उसको व्यक्त करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक जो रेखा वो समांतर रेखा हमें चाहिए। अब अगर कोई भी रेखा समांतर नहीं दी हुई है, इसका मतलब कोई भी रेखा स्वयं के तो समांतर होती है। इसका मतलब अगर ये रेखा की बात करूं मैं, मुझे A और B दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो ये जो पूरी रेखा आपको दिख रही है ये AB के तो समांतर है। यहाँ R वेक्टर R है, मान लो जो R वेक्टर था आपके, तो इसका मतलब हो गया कि R वेक्टर बराबर वही त्रिभुज नियम वापस कहां में लेना है। पहला क्या था A वेक्टर, जहां से गुजरती है तो मैं इसको पॉइंट को फिक्स कर लेता हूं पहले वाले को कि यहां से रेखा गुजर रही है बिंदु से, और समांतर होती है उसके लैम्डा गुना। समांतर किसके हैं B माइनस A के, B वेक्टर माइनस A वेक्टर के। क्यों? क्योंकि B माइनस A मान लो यहाँ हो सकता है, आगे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो लैम्डा के गुना अनुपात में हो सकती है, यानी या तो कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो बन जाता है इसका सदिश समीकरण। अगर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो तो वही बिल्कुल वापस रख के तुलना करेंगे, तो वैल्यू बन के आएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये तो चीजें थी अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और ये किसके अनुपात में मिल जाएगी हमें, लैम्डा के अनुपात में। लैम्डा कोई भी राशि हो सकती है, उसके अनुपात में हमें ये मान मिल जाएंगे। तो ये इस प्रकार हम दो सदिशों का सदिश और कार्तीय रूप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि उस रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो एक दिए गए सदिश के समांतर है और दिए गए बिंदु से गुजरती है। तो बिंदु कैसे मिलेगा आपको कि 3 4 2 से गुजरती है, यहां से तो रेखा गुजरती है, तथा 3i के प्लस 4j के
-5 के समांतर है। यानी जो प्रथम प्रकार हमने पढ़ा था उसके अनुसार अब इक्वेशन मिल सकता है कि यहाँ से गुजरती है और इसके समानांतर है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे कि भाई जहां से गुजरती है तो उसके कोऑर्डिनेट भी आ सकते हैं और सदिश रूप भी आ सकता है। तो अगर कोऑर्डिनेट आ गए तो हम सदिश रूप में बदल देंगे, सदिश रूप आ गया तो हम कोऑर्डिनेट जो दिक् अनुपात है वो ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर क्या होता है जहां से गुजरती है, तो कौन से बिंदु है, 3 आई कैप लगा दो, 4 जे कैप लगा दो, 2 के कैप लगा दो, बन गया स्थिति सदिश जिसके समांतर वो दिया हुआ ही है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मान क्या है, ए वेक्टर का मान है आपके 3 आई के 4 जे के 2 के, और बी वेक्टर का मान है लैम्डा 3 आई के प्लस 4 जे के माइनस 5 के। तो ये आपके बन गया सदिश रूप। इतना ही करना है। कार्तीय रूप पूछा तो आप सीधा जानते हो x माइनस x1, यानी कहां से गुजर रही थी, 3 से, बटा इसका i का दिक् अनुपात क्या है, 3, y माइनस y1 का मान कितना है, 4, कहां से गुजर रही, किसके समांतर गुजर रही थी, उसका दिक् अनुपात y माइनस 2 बटा माइनस के 5 बराबर। आप लैम्डा रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी अच्छी बात है। तो ये आपके बन जाता है रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण। इसके साथ ही ये तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण था। लगभग क्वेश्चन आपको इसी रूप में मिलेंगे। दूसरा रूप क्या था, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले। एक क्वेश्चन उसका भी हम देख लेते हैं कि अगर 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आता है तो हम कैसे करते हैं। प्रश्न आएगा, एक सरल रेखा दिए गए 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है तो उसका सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। मान लो पहला बिंदु है आपके A और दूसरा बिंदु B है, वो आपके दे देगा 2i के 2 माइनस 3 और 4, यहां से गुजरती है इन दोनों बिंदुओं से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना। ए वेक्टर किसको दर्शाना है, पहले वाले को, इसको ए वेक्टर दर्शाना है। क्या लिखना है इसकी जगह, 3i के i जे के लगा दो, 4 जे के 2 के। और बी वेक्टर की जगह आपको क्या लिखना है, 2i के माइनस 3 जे के प्लस 4 के। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको सदिश समीकरण ज्ञात करना है तो आर वेक्टर सब में आएगा। यहाँ हम ए वेक्टर लिखते हैं प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, इनको भी रटना नहीं है, समझना है। एक पॉइंट से गुजरती है तो वो ए वेक्टर मानना है और जिसके समानांतर है उसको बी वेक्टर मानना है। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा, ए वेक्टर का मान क्या था वो रख देते हैं यहाँ पे 3i के प्लस 4 जे के प्लस 2 के लैम्डा बी माइनस ए। तो हमें क्या करना है, बी वाले में से ए वाले माइनस करते जाना है। तो बी यानी 2 माइनस 3 माइनस का आई के, माइनस 3 माइनस 4 माइनस के 7 जे के, 4 माइनस 2 प्लस 2 के। बस इतना सा करना है। ये तो आपके बन गया इसका सदिश रूप। कार्तीय रूप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1। यहाँ देखो दोनों जगह x1 नाम आया है, ऊपर x है वो आपको याद रखना है और नीचे x2 है, बस आपको याद रखना है ये दोनों चीजें। y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। अब आपको करना क्या है, x1 y x2 इनकी जगह वैल्यू रखते जाना है जो आपको दे रखी है, और रखने के बाद में आपको कार्तीय रूप भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम 2 सरल रेखाओं का सदिश और कार्तीय रूप ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है आपके 14.2 प्रश्नमाला की। तो 14.2 प्रश्नमाला है, आप एक बार घर पे अभ्यास करना, और इसके कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप व्यक्तिगत रूप से जो हमारा ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन में मेरे दिक्कत है, वो हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही एक चीज और बतानी थी, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन थोड़े से अलग रूप में पूछे जा सकते हैं। अलग रूप क्या हो सकता है, वो प्रश्न ऐसे मिल सकता है आपको, जैसे 3x माइनस 4 बराबर 7y माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस z प्लस 1।
प्रश्न आएगा, यह एक सरल रेखा का समीकरण है, इसको आप कार्तीय रूप में लिखो या इसके दिक् अनुपात लिखो या इसको सदिश रूप में लिखो, कुछ भी पूछ सकता है अगला। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे ऐसा समीकरण मिलेगा तो दिमाग में एक थ्योरी आपके याद बैठनी चाहिए कि आपको जब भी सरल रेखा का कार्तीय रूप ज्ञात करना है तो x y z है उनके गुणांक एक होते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन समांतर के दिक् अनुपात आते हैं। तो यहाँ पे x y z जो है उनके गुणांक वो हमें इकाई बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, सबसे पहला हमारा काम है इस 3 को अलग करना। तो जब 3 को अलग करेंगे तो 3 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस ये बच जाएगा, यहाँ 7 बार ले लेंगे y माइनस 14 और यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी ध्यान रखना z कभी भी ऋणात्मक नहीं रखना है, z माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं कि अभी भी गुणांक तो 3 ही है, तो इस 3 को हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को हटाने के लिए नीचे ले जाके इस प्रकार लिख सकते हैं, वो 1/3 1/7 माइनस। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात 1/3 1/7 माइनस 1, ये सही है। इसको और भी लिख सकते हो आप इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 21, तो ये बन जाएगा 7, पहला वाला 7 बन जाएगा, एलसीएम 21 लेके करेंगे तो दूसरा वाला 3 बन जाएगा और तीसरा वाला जो बनेगा कोऑर्डिनेट -21। तो ये भी इसके दिक् अनुपात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी सदिश के दिक् अनुपात a b c है तो k a k b k c भी उसी के दिक् अनुपात है। अर्थात कहने का मतलब मैं इस तीनों को अगर मैं 21 से गुणा कर दूं, 21 से गुणा करूंगा तो मुझे ये दिक् अनुपात मिल जाएंगे। तो कई बार ये आंसर में ना होके ये होते हैं तो हमें उस कंडीशन में उनका एलसीएम लेके सरल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है, कार्तीय रूप से सदिश रूप में बदलना या सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना, आई थिंक आप कर लोगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दो सदिशों के बीच में कोण। अगला जो हमारा टॉपिक है छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। दो सदिशों, दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के सदिशों के मध्य का कोण तो हमने इससे पहले जो सदिश पढ़ी थी उसमें देखा था। रेखाओं के मध्य का कोण, कोण वास्तव में कोण बनता किनके बीच में, क्या दो बिंदुओं के मध्य कोण बनता है या दो रेखाओं के मध्य कोण बनता है? तो हम जानते हैं दो रेखाओं के मध्य का कोण हमेशा हम उनका मान हम निकालते हैं, बिंदुओं के मध्य कोई कोण बनता ही नहीं है। तो हमने ये पढ़ा है कि कोई भी रेखा ज्ञात करने के लिए हमें जो एक पॉइंट चाहिए और एक समांतर रेखा चाहिए। तो इसका मतलब पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं है कोण ज्ञात करने में, क्योंकि पॉइंट से तो हम कोण निकाल नहीं पाएंगे। अर्थात हमें जो रेखा का कोण ज्ञात करना है उसके लिए हमें समांतर रेखा का जो दिक् अनुपात है उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। अर्थात मैं कहूं कि पहली रेखा है r वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी रेखा r वेक्टर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। अब यहाँ हमें सोचने वाली बात है कि a1 और b1 तो वो पॉइंट है जहां से रेखा गुजर रही थी, तो बिंदु का तो कोई मतलब ही नहीं है। वास्तव में ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, समझना, पहली रेखा किसके समानांतर थी, b1 के, दूसरी रेखा किसके समानांतर है, b2 के। तो वास्तव में तो कोण जो b1 और b2 के बीच में बनेगा वही कोण हम इन दो रेखाओं के बीच में बना सकते हैं, सेम कोण होगा। समानांतर की जो शर्त है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य का कोण है वो उनके दो समांतर रेखाओं के मध्य के कोण के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें कोण ज्ञात करना है वो वास्तव में b1 और b2 के मध्य का कोण ज्ञात करना है। और b1 और b2 क्या है, दो सदिश है। तो दो सदिशों के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो b1 वेक्टर, ये वेक्टर है सारे, तथा b2 वेक्टर के मध्य का कोण बराबर, मान लो अगर थीटा है तो cos थीटा बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मापांक b2 वेक्टर का मापांक, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब b1 क्या था, अगर कार्तीय रूप में अगर पूछे तो b1 क्या था, a1i के b1j के c1k के, और b2 क्या था, a2i के b2j के c2k के। तो हम इनकी जगह वैल्यू रख देंगे, डॉट a2i के b2j के c2k के अपॉन इनका मापांक लेंगे। तो मापांक कैसे आ जाएगा, a1 का वर्ग b1 का वर्ग c1 का वर्ग, इसका मापांक आ जाएगा
A2 का वर्ग, B2 का वर्ग, C2 का वर्ग। तो ये आपके जो वैल्यू मिलेगी ये आपको cos थीटा के रूप में मिल जाएगी। तो ऊपर वैल्यू क्या बनेगी आपके, ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x1 a1 b1 a2 b2, ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो आपके बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इस प्रकार बनेगी a1 a2 b1 b2 c1 c2। और नीचे बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा वैल्यू a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि अगर हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से मिला, हमें दो सदिशों के अदिश गुणनफल से मिला, तो अर्थात अदिश गुणनफल की जो शर्तें थी वही इसमें पालन करेगा। जैसे अगर दो सदिश लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, दो सदिश समानांतर है तो उसमें डॉट प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि cos थीटा है उसका मान 0 का मान 1 हो जाएगा। तो वो शर्तें इसमें पालन करवाएंगे। तो इसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप 14.1 2 और 14.3 है उनके क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। जो दोनों मैंने फॉर्मूले आपको करवाए हैं दोनों प्रकार के, उनसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कल की क्लास में हम आगे की जो चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।